हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रस्तावना के पूरी कंप्लीट जानेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने प्रस्तावना के कुछ बता दिए थे, प्रस्तावना के बारे में कुछ बताए थे। आज की इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट जानने का प्रयास करेंगे। तो बने इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के पास शेयर कीजिए। आइए जानते हैं प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना एक प्रमाण पत्र है, जैसे नोटबुक में जो लिखा होता है एक तरह क्या है, प्रमाण पत्र है। प्रस्तावना में क्या लिखा गया है, तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों के यह प्रस्तावना में लिखा गया है। और प्रस्तावना से हमें निम्नलिखित प्रकार की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है निम्नलिखित प्रकार की जानकारी? प्रस्तावना से हमें यह जानकारी मिलती है कि संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकार किया है। तो संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया है। वही प्रस्तावना से यह भी जानकारी मिलती है कि संविधान सभा ने संविधान को कब लागू किया है। तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया है। ठीक है। और प्रस्तावना से यह भी जानकारी मिलती है कि भारत में शक्ति का अंतिम स्रोत कौन है। यह शक्ति का अंतिम स्रोत किसके पास है? तो आम जनता के पास है। आगे समझे देखिए प्रस्तावना से क्या क्या जानकारी मिलती है। तो प्रस्तावना से यह जानकारी मिलती है कि संविधान सभा ने संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकार किया है। स्वीकार किया है। प्रस्तावना से यह जानकारी मिलती है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया है, या इसी को बोलते हैं कि कब अंगीकृत किया है। अंगीकृत किया है, तो कब अंगीकृत किया है या कब स्वीकार किया है। 26 नवंबर 1949 संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया है। तो 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना से यह जानकारी मिलती है। और प्रस्तावना से यह भी जानकारी मिलती है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब लागू किया है। तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। ऐसा संविधान प्रस्तावना से यह जानकारी मिलती है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब लागू किया है। तो 26 जनवरी 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया था। आंशिक रूप से कहने का मतलब हुआ कि कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू होता है। लगभग 15 अनुच्छेद लागू हुआ था। जब क्वेश्चन यहाँ से सकता है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया है। तो 26 नवंबर 1949 को। यह आंशिक रूप से संविधान कब लागू हुआ है। तो 26 नवंबर 1949 को। कितने अनुच्छेद लागू किया गया था। तो 15 अनुच्छेद लागू किया गया था। आगे समझे, आगे क्यों बढ़ते हैं। प्रस्तावना से यह भी जानकारी मिलती है कि भारत में शक्ति का अंतिम स्रोत किसके पास है। तो भारत में शक्ति का अंतिम स्रोत भारत में शक्ति अंतिम स्रोत भारत की आम जनता के पास है। भारत की जनता के पास है। आगे समझे भारत में क्या जानकारी मिली। भारत में यह जानकारी संविधान प्रस्तावना से यह जानकारी मिलता है कि भारत में शक्ति का अंतिम स्रोत किसके पास है। तो आम जनता के पास है। प्रस्तावना से और भी जानकारी मिलता है। और भी क्या जानकारी मिलता है। तो और भी यह जानकारी मिलता है कि भारत की प्रकृति कैसी है। भारत किस प्रकार के देश है। भारत की प्रकृति क्या है। तो प्रस्तावना से हमें भारत की प्रकृति के बारे में जानकारी मिलता है। भारत की प्रकृति के बारे
मिलती है। प्रस्तावना समय भारत की प्रकृति के बारे में जानकारी मिलती है, यानी भारत का नेचर कैसा है, भारत किस प्रकार का देश है। तो भारत संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवाद, अंतर्निहित, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक गणराज्य वाला देश है। वाला देश है। प्रस्तावना समय भारत की प्रकृति के बारे में पता चलता है, भारत के नेचर के बारे में पता चलता है कि भारत किस प्रकार का देश है। तो भारत संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवाद, अंतर्निहित, लोकतांत्रिक, गणराज्य वाला देश है। ये हमें बात प्रस्तावना से पता चलता है। और इन सभी वर्ड के बारे में आगे हम बताएंगे कि सभी वर्ड का मतलब क्या होता है। पंथनिरपेक्ष की जगह धर्मनिरपेक्ष भी हो सकता है, पंथनिरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं। आगे समझे। और प्रस्तावना से हमें भारत के उद्देश्य के बारे में पता हुआ है कि भारत का उद्देश्य क्या है। तो प्रस्तावना से हमें भारत के उद्देश्य के बारे में जानकारी मिलता है कि भारत का उद्देश्य क्या है। तो भारत का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हो गया, आर्थिक या राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। आगे समझे। प्रस्तावना से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि प्रस्तावना से हमें भारत के उद्देश्य के बारे में जानकारी मिलती है। भारत का उद्देश्य क्या है। भारत का उद्देश्य है स्वतंत्रता, समानता और बहुता को स्थापित करना। स्वतंत्रता, समानता और बहुता को स्थापित करना। भारत का उद्देश्य क्या है। भारत का उद्देश्य है स्वतंत्रता, समानता और बहुता को स्थापित करना। भारत का उद्देश्य है। प्रस्तावना से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि भारत का उद्देश्य क्या है। माने भारत का उद्देश्य क्या है। तो भारत का उद्देश्य है स्वतंत्रता, समानता और बहुता का स्थापित करना। इस सभी वर्ड के बारे में हम आगे की ओर जाएंगे तो बताएंगे इस सभी वर्ड का मतलब क्या होता है। आगे समझें। और प्रस्तावना पर 4 देशों का प्रभाव पड़ा है। प्रस्तावना पर 4 देशों का प्रभाव पड़ा है। वो कौन कौन सा देश है इसके बारे में बता देंगे। प्रस्तावना पर 4 देशों का प्रभाव कौन कौन से देश है। तो प्रस्तावना पर 4 देशों का प्रभाव पड़ा है। तो प्रस्तावना पर जो 4 देशों का प्रभाव पड़ा है, पहला है क्या। यूएसए। क्योंकि भारत की प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है। भारत की प्रस्तावना अमेरिका लिया गया। और दूसरा ऑस्ट्रेलिया। दूसरा क्या है। ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया। भारत की प्रस्तावना पर ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव कैसे पड़ा है। तो प्रस्तावना की जो भाषा है ना, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है। तीसरा है फ्रांस।
फ्रांस से कैसे प्रभावित है? तो फ्रांस में एक फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में। एक फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 1789 में 1779 में एक फ्रांसीसी क्रांति हुआ। फ्रांस में 1779 में एक फ्रांसीसी क्रांति हुआ और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान वहाँ स्वतंत्रता, समानता और बहुता का नारा दिया गया था। स्वतंत्रता, समानता और बहुता का नारा दिया गया था और वही नारा भारतीय प्रस्तावना में डाला गया है। तो फ्रांस में क्रांति हुआ था जिसे फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। अगर क्रांति कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में हुआ था और 1789 ईस्वी में जब फ्रांस में क्रांति हुआ था वहाँ नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समानता और बहुता, और वही वर्ड प्रस्तावना में लिखा गया है। पूछेगा कि स्वतंत्रता, समानता, बहुता कहाँ से लिया गया है? तो बोलिएगा कि फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता हो गया, समानता, समानता और बहुता हम लिया गया। आगे सुनिए, चौथा क्या है? चौथा है रूस। चौथा क्या है? रूस। रूस से कैसे प्रभावित है? 1917 में रूस में रूसी क्रांति हुआ था जिसे हम रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं। 1917 में रूस में रूसी क्रांति हुआ था, यानी कह सकते हैं 1917 में जो रूस में रूसी क्रांति हुआ था उस समय रूस में जो नारा दिया गया था वह नारा क्या था और वही नारा को प्रस्तावना में लिखा गया। तो वह नारा दिया गया था सामाजिक आर्थिक राजनीति, सामाजिक आर्थिक राजनीति, सामाजिक आर्थिक राजनीति, राजनीति। 1917 में रूसी क्रांति था और रूसी क्रांति के दौरान दिया गया था नारा समाजवादी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के बारे में दिया गया था और वही से ये जो शब्द है उठाकर भारतीय प्रस्तावना में रखा गया है। आगे समझे, आज की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तावना में 5 प्रकार के न्याय की चर्चा है और 3 प्रकार के प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है और 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है और 2 प्रकार की समता या समानता की चर्चा है प्रस्तावना में। आगे सुन में प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। भारतीय प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है। वह भाई कौन कौन है? तो पहला है विचार, विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, विश्वास हो गया, विश्वास, धर्म, उपासना। भारतीय प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है। वह कौन कौन है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, विश्वास हो गया, धर्म हो गया, उपासना हो गया। इन तीन को याद रहेगा। विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा प्रस्तावना में किया गया और 3 प्रकार के न्याय की चर्चा किया गया।
कुल प्रकार की चर्चा किया गया है। तीन प्रकार के न्याय कौन कौन है? पहले बात, भारतीय प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है? तो 5 प्रकार की। विचार हो गया, व्यक्तिगत विश्वास और धर्म और उपासना में। और कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है? तो 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीति। सामाजिक, आर्थिक और राजनीति। आर्थिक और राजनीति। राजनीति, सामाजिक भी, आर्थिक और राजनीति भी है। 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है और 2 प्रकार की समता या समानता की चर्चा है। 2 प्रकार की समता या समानता। दो प्रकार समता या समानता, 2 प्रकार की समता या समानता की चर्चा है। ठीक है, तो पहला क्या है? प्रतिष्ठा। दूसरा क्या है? अवसर। प्रतिष्ठा और दूसरा क्या है? अवसर। प्रतिष्ठा, अवसर की चर्चा है। अगर तुमने पूछेगा तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है और 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है और 2 प्रकार की समता या समानता की चर्चा है। तो 2 प्रकार के समता या समानता की चर्चा कौन है? तो प्रतिष्ठा, अवसर। प्रतिष्ठा सबको कौन सी, अवसर भी पूछे सबको मिलना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्रता, विचार उनके सामने रख सकते हैं। अभिव्यक्ति, बोलने का हमें स्वतंत्रता है। विश्वास करने की स्वतंत्रता है। धर्म, कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता है। अगर समझे तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है जो प्रस्तावना में दिखा गया है और 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। राजनीति हो गया, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है और 2 प्रकार के समता या समानता की चर्चा है। ठीक है, तो यह वर्ड याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा और कौन कौन सा। और यह भी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय प्रस्तावना में किन किन देशों का प्रभाव पड़ा है? 4 देशों का प्रभाव पड़ा है। कौन कौन हो गया? तो पहला हो गया अमेरिका हो गया, एक बाद क्या हो गया? रूस। अमेरिका हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया। अमेरिका हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑप्शन में रहता है कि चीन देश का प्रभाव पड़ा है कि नहीं पड़ा है। क्या चीन में चीनी क्रांति हुआ था? तो चीन देश का प्रभाव भारतीय प्रस्तावना पर नहीं पड़ा है। आगे सुनने आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं प्रस्तावना में जो शब्द लिया है उनका मतलब क्या है? प्रस्तावना में लिखे शब्द का मतलब क्या है? जितने भी शब्द लिखे गए प्रस्तावना में उसका मतलब जानते हैं। ठीक है, में लिखे सब लिखा है। प्रस्तावना में लिखी सबकी जानकारी। तो पहला क्या है? पहला गणराज्य। पहला गणराज्य का मतलब गणराज्य का मतलब क्या होता है? तो वैसा देश या वैसा राष्ट्र, वैसा देश या वैसा राष्ट्र जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो। वैसा देश या वैसा राष्ट्र जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो। जैसे में हम लोग भारत के राष्ट्राध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति है। राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। और भारत का सबसे बड़ा पद कौन होता है? तो भारत का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का पद। आगे समझे तो
गणराज्य का मतलब क्या होता है? वैसा देश का वैसा राष्ट्र जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष क्या हो, निर्वाचित हो। वैसा देश जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो, निर्वाचित हो, क्या कहलाता है? गणराज्य कहलाता है। अगर सुनने वैसा देश का वैसा राष्ट्र जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचित हो, क्या कहलाता है? गणराज्य कहलाता है। आगे जानते हैं लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का शासन। और लोकतंत्र भी दो प्रकार होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकतंत्र, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र, लोकतंत्र एक होता है क्या? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसा लोकतंत्र जहाँ के शासन प्रशासन में जनता की भागीदारी होती है। वैसा लोकतंत्र जहाँ के शासन प्रशासन में जनता की भागीदारी होती है, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसा लोकतंत्र जहाँ जनता द्वारा निर्वाचित किया गया सदस्य, जहाँ जनता के द्वारा चुना गया सदस्य भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे स्विट्जरलैंड हो गया या छोटे मोटे देशों में जो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो अधिकतर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। भारत में क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि हम जनता सदस्य को चुनते हैं और जनता द्वारा चुना गया सदस्य भारतीय शासन प्रशासन में भागीदारी निभाता है। अगर समझे, जैसे हम लोग संसद को चुनते हैं, संसद हम लोग के द्वारा चुना गया संसद लोकसभा राज्यसभा में हम लोग के ऊपर नियम कानून बनाकर क्या करता है? शासन करता है। आगे समझे, तो भारत का प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और अधिकतर भारत हो गया, अमेरिका हो गया, जितना भी जो देश है, अधिकतर देश अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लेकिन छोटे मोटे देश का जैसे हो गया स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड में होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आगे समझे, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? तो लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। गणराज्य का मतलब क्या होता है? तो वैसा देश का वैसा राष्ट्र जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष क्या निर्वाचित हो, उससे हम क्या कहेंगे? गणराज्य कहेंगे। और लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आगे समझे, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष या उसमें बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष को या पंथ निरपेक्ष इसका मतलब धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। वैसा देश या वैसा राष्ट्र जो किसी विशेष धर्म के द्वारा, वैसा देश या वैसा राष्ट्र जो किसी विशेष धर्म के द्वारा संचालित नहीं किया जाता है, और वहाँ सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उससे ही धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कहते हैं। जो कोई विशेष धर्म द्वारा संचालित नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता, उसे क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष। कोई विशेष धर्म द्वारा नहीं संचालित, जैसे में ना तो हिंदू धर्म द्वारा संचालित हो, ना तो मुसलमान धर्म द्वारा संचालित हो, ना तो सिख ईसाई, कोई धर्म द्वारा संचालित नहीं होता है, बल्कि उस देश में सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उससे क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष कहते हैं।
आगे समझने के धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, यानी कह सकते हैं यानी सभी धर्मों धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रखते हैं। आगे सुनिए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है। आगे रहता है समाजवाद। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? समाजवाद का अर्थ होता है समाजवाद। समाजवादी विचार एक प्रकार क्या विचारधारा है। यहाँ के सभी किसी भी देश या किसी भी राष्ट्र के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उसी का कहते हैं समाजवाद कहते हैं। आपस में क्या कहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, उसी का कहते हैं समाजवाद कहते हैं। और मिलजुल कर आर्थिक तौर पर हो गया, राजनीतिक तौर पर हो गया, सामाजिक तौर पर वैसा देश का वैसा राष्ट्र वैसा देश जहाँ सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। जैसे आर्थिक तौर पर हो गया, राजनीतिक तौर पर हो गया, सामाजिक तौर पर हो गया। सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर हो गया, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर आपस में मिलजुल रहते हैं। आपस में उसी का मतलब क्या होता है समाजवाद। वैसा देश है वैसा राष्ट्र जहाँ के सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, उसी का कहते हैं समाजवाद कहते हैं। आगे समझे, अगला है संपूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपत्ति। इसका मतलब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपत्ति, संपूर्ण प्रभुत्व संपत्ति। इसका क्या होता है? वैसा देश या वैसा राज्य जिसके शासन प्रशासन में किसी बाह्य देश का हस्तक्षेप न हो। इसका मतलब होता है वैसा देश या वैसा राज्य जहाँ की नीति निर्माण में या शासन प्रशासन में बाह्य देश का हस्तक्षेप न हो या बाह्य देश द्वारा संचालित नहीं किया जाता है, उसकी क्या कहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। वैसा राज्य, वैसा राष्ट्र जिसके शासन प्रशासन में प्रशासन में किसी दूसरे देश का दूसरे देश का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। लेकिन 1947 से पहले भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश नहीं था, क्योंकि 1947 से पहले भारत के सभी निर्णय ब्रिटेन के द्वारा लिया जाता था। आगे समझे, 1947 के बाद भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया।
कोई भी शासन प्रशासन निर्णय खुद देता है, उसकी क्या कहते हैं संपूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आगे समझे। अब जानते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब क्या था। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि बिना रोक टोक के कौन भी जा सकते हैं, आवागमन कर सकता है, ये स्वतंत्रता का मतलब हो गया। और समता का मतलब क्या होता है, समता का मतलब होता है किसी भेदभाव किसी बिना किसी भेदभाव को समाज के सभी लोगों के बीच एक समान भाव से रहना, ये क्या होता है समानता का मतलब। और बहुता का मतलब क्या होता है भाईचारा स्थापित करना। बहुता का मतलब क्या होता है भाईचारा का स्थापित करना। और समता का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव को समाज के सभी धर्मों के लोगों के बीच आपस में मिलजुल कर रहना। आगे समझे। तो हो गया प्रस्तावना खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में।